स्वागत है आपका सुपर न्यूज़ में। मेरा नाम है औरंगजेब हुसैन और आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले साल अक्टूबर से ही ये एकदम चर्चा का टॉपिक बना हुआ है, इजराइल और फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका इतिहास कितना पुराना है और क्या सही है और क्या गलत है। लोग बता नहीं पाते हैं कि फ़लस्तीन में इजराइली लोग किस तरह से बसे, वहाँ से किस तरह से ये अटैक शुरू हुए, क्या वजूहत थी कि अब वो इतना एग्रेशनली उस पर हमला कर रहा है। इस टॉपिक को जानने के लिए हम इस वीडियो को 4 फेज़ में अपलोड करेंगे। पहला फेज़ तो ये रहेगा जो आपको बताएगा इसराइल का 1880 से ज़ायोनिस्ट मूवमेंट जहाँ से शुरू हुआ है, वहाँ से लेके तो वर्ल्ड वॉर 1 तक किस प्रकार की यहूदियों की स्ट्रेटजी थी फ़लस्तीन को कॉन्कर करने के लिए। उसके बाद फेज़ 2, फेज़ 3 और अभी का जो चल रहा है फेज़ 4, उस पर भी हम बात करेंगे। आपको शुरुआत से ही इसे जानना पड़ेगा ताकि आप भी जान सके और हम भी समझ सके आसान तरीके से कि एक्चुअल में ये इशू किस चीज़ का है। क्योंकि ऐसे कोई बताता है ये लैंड इशू है, कोई बताता है ये सिर्फ रिलीजियस इशू है, कोई बताता है एक पॉलिटिकल मोटिव है इस सब के पीछे। वो जो भी है हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम जिस आधार पे इसकी बात करने वाले हैं वो एक्चुअल में मौलाना मौदूदी साहब की लिखी हुई एक बुक पे रिलेटेड है। ये सब टॉपिक की हम शुरुआत एकदम पहले भी देखें तो 2000 सालों की इसकी हिस्ट्री है, लेकिन हम बात करेंगे 1880 से। क्योंकि 1880 में एक प्रकार से हमें ये देखने को मिला कि यहूदी लोग यूरोप से लेके निकलना शुरू हुए और फ़लस्तीन में बसना शुरू हुए। इसे ज़ायोनिस्ट मूवमेंट कहा जाता है। ज़ायोनिस्ट मूवमेंट को स्टार्ट करने वाला हर्ट्ज़ेल था, जो कि यहूदियों का एक बहुत बड़ा लीडर माना जाता था, जिसका एक क्लियर डिक्लेरेशन था कि हम फ़लस्तीन में बसेंगे, कॉन्कर करेंगे और मस्जिद अल अक्सा तोड़ के वहाँ हम थर्ड टेम्पल बनेंगे। ये उसका डिक्लेयर मोटिव था जिसके लिए उन्होंने काम करना शुरू किया। 1880 में माइग्रेशन शुरू होता है जिसे बड़े लेवल पे फाइनेंस किया जाता है यहूदी बैंकर्स के थ्रू। जिसके बाद 1901 में हर्ट्ज़ल अपना एक संदेश उस्मानिया सल्तनत के बादशाह सुल्तान अब्दुल हमीद के पास भेजता है। इस संदेश के अंदर वो कहता है कि हम आपके सुल्तानत उस्मानिया की तमाम लोन चुका देंगे, जिसके बदले आप हमें फ़लस्तीन के अंदर लैंड खरीदने की परमिशन दे दीजिए और फ़लस्तीन को एक किस्म से यहूदियों के लिए दे दीजिए। जिस पे सुल्तान अब्दुल हमीद उन्हें कहते हैं कि जब तक मेरी सल्तनत कायम है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, आप लोगों को फ़लस्तीन में 1 इंच जगह भी मैं नहीं दूंगा। जिसके बाद हर्ट्ज़ल ये समझ जाता है कि जब तक सुल्तानत उस्मानिया मजबूत है और कायम है, हम फ़लस्तीन में नहीं बस सकते। जिसके बाद वो अपनी स्ट्रेटेजिक प्लान करते हैं। इस स्ट्रेटेजी को 2 तरीके से देखने की ज़रूरत है। हिस्ट्री में जब हम देखते हैं तो हमें समझ आता है कि ये 2 लेवल पे खेली गई। सबसे पहले तो तुर्क लोगों के अंदर ये एक रेवोल्यूशन टाइप क्रिएट करते हैं। दूसरी तरफ अरब लोग, जो कि सल्तनत उस्मानिया के अंदर आता था पूरा अरब क्षेत्र मिडल ईस्ट का, उसके अंदर ये चीज़ एक चालू करते हैं कि अरब लोगों को खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ना कि किसी तुर्क ने उनके ऊपर राज करना चाहिए। ये 2 चीज़ों को खेलने के लिए सबसे पहले हम तुर्क की बात करते हैं। तुर्किश के अंदर यानी कि उस्मानिया सल्तनत के अंदर जो तुर्क लोग हैं, उसके अंदर उन्होंने एक किस्म से तुर्की नेशनलिज्म इशू, जो कि यंग तुर्क करके उभरा था। तुर्किश के अंदर रेवोल्यूशन शुरू होते हैं, एक किस्म से भागदौड़ शुरू होती है, जो कि 7 साल बाद रिजल्ट ये आता है कि 1908 में सुल्तान अब्दुल हमीद अपनी पावर से डिपोर्ट कर दिए जाते हैं और यंग तुर्क एक किस्म से तुर्की पर रूल और टेक ओवर कर देते हैं। जो 3 लोगों की डेलीगेशन सुल्तान अब्दुल हमीद को डिपोज करने के अंदर कामयाब हुई थी, उसके अंदर 2 लोग तुर्क नेशनलिटी के होते हैं और एक वही शख्स होता है जो हर्ट्ज़ल का पैगाम सुल्तान अब्दुल हमीद तक लेके गया था, जिसका नाम हाकम करहा सऊ अफगंदी था। ये हो गई तुर्की की बात। इसके अलावा अरब वर्ल्ड के अंदर एक किस्म से इनका ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ कि इन्होंने अरब नेशनलिज्म का एक फीवर इन्होंने वहाँ के लोगों के अंदर भरना शुरू करा। तुर्की के अंदर सुल्तान अब्दुल हमीद डिपोर्ट कर दिए जाते हैं। उसके बाद मौका आता है वर्ल्ड वॉर का। वर्ल्ड वॉर के अंदर तुर्की शुरुआत से ही जर्मनी के सपोर्ट में दिखाई देता हुआ नज़र आता है। वर्ल्ड वॉर 1 जो कि 1914 के अंदर शुरू होता है, अरब लोग एकदम से तुर्की लोगों के खिलाफ होने शुरू हो जाते हैं। यहूदी लोग सबसे पहले तो ये कोशिश करते हैं कि वो जर्मनी को अपने अंडर में ले और जर्मनी को वो ऑफ़र देने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उन्हें समझ आता है कि जर्मनी इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उस्मानिया सल्तनत का पहले से ही अलाय रहा जा चुका है। इसलिए वो एक किस्म से ऑफ़र देते हैं ब्रिटेन को
जो कि दिया जाता है डॉक्टर वाइसमैन के थ्रू। और ये ऑफ़र देते हैं ब्रिटेन को कि वो अपनी वेल्थ, जान, सब किस्म की मदद ब्रिटेन की करेंगे वर्ल्ड वॉर जीतने के अंदर। बदले में हमें वो आप फ़लस्तीन की जगह दे दीजिए, इज़राइल के नाम कर दीजिए। बेलफोर करके एक डिक्लेरेशन भी जारी किया जाता है ब्रिटेन के थ्रू, जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ होता है कि हम यहूदियों का ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं और अगर हम जीते तो हम फ़लस्तीन की ज़मीन को इज़राइल के लिए दे देंगे और यहूदियों को उसमें बसाना शुरू करेंगे। जिसके बाद से इस एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ हमें ये देखने को मिलती है कि ब्रिटेन एक किस्म से एक एग्रीमेंट अरब के साथ भी करता है। एक तरफ तो ये एग्रीमेंट हो रहा है यहूदियों की और ब्रिटेन के साथ फ़लस्तीन के लिए, दूसरी तरफ एक एग्रीमेंट हो रहा है अरब और ब्रिटेन का अपनी अपनी सल्तनतें कायम करने के लिए और उस्मानिया सल्तनत को ख़त्म करने के लिए, जिसके अंदर अरब वर्ल्ड ब्रिटेन का साथ देता है। मैकमोहन के साथ डील करना शुरू करते हैं, लेटर्स लिखना शुरू करते हैं। 1916 तक इनके 10 लेटर एक्सचेंज होते हैं, जिसके बाद ब्रिटेन एक किस्म से अरब को ये वादा करता है कि अगर वो जंग जीतता है तो वो उस्मानिया सल्तनत के अंदर से जो आपके टुकड़े हैं वो करेगा और आपको हुकूमत करने का मौका देगा, जो अरब वर्ल्ड एक्सेप्ट करता है। और वो एक किस्म से ब्रिटेन रेवोल्यूशन शुरू कर देते हैं उस्मानिया सल्तनत के सिपाहियों के ऊपर। एक तरफ तो हम देखते हैं कि उस्मानिया सल्तनत के सिपाही जर्मनी के साथ जंग में लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अब उस्मानिया सल्तनत में रेवोल्यूशन भी शुरू हुआ, जिसकी वजह से उस्मानिया सल्तनत को इधर भी ध्यान देना पड़ता है। ये वजूहत रहती है, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर होता है और हम सब जानते हैं कि जर्मनी हारता है, जिसके साथ साथ सल्तनत उस्मानिया के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब इजराइल के फॉर्मेशन की यहाँ से तामील शुरू होती है। अभी तक हमने देखा है कि वर्ल्ड वॉर 1 1917 के अंदर ख़त्म होता है, जो कि बालफोर डिक्लेरेशन था। उसके तहत ब्रिटेन हर मुमकिन कोशिश करता है कि वहाँ फ़लस्तीन के अंदर जूइश लोगों को बसा सके, जो कि हमारा स्टार्ट होता है फ़ेज़ 2। गौर कीजिए कि अब फ़लस्तीन के अंदर बसने के लिए जो इनकी जद्दोजहद थी वो 1880 से लेके 1917 तक पहला फेज़ उनका ख़त्म होता है, जिसके लिए उन्हें 37 साल लगते हैं और उस्मानिया सल्तनत ख़त्म होती है और अब वो वहाँ बसना शुरू हो। इससे लेकर उनका फ़ेज़ 2 शुरू होता है, जिसमें लीग ऑफ नेशन की तामीर बहुत बड़ा काम करी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे लीग ऑफ नेशन से लेके तो अगले सारे फेज़ की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।